नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में बहुत सारे चाणक्य हैं और उन चाणक्यों में जो सबसे वरिष्ठतम चाणक्य हैं, वह शरद पवार हैं। उनकी राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। हालाँकि अभी उनकी पार्टी एक छोटी पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी थी, अब वह सिर्फ़ एक राज्य स्तरीय पार्टी रह गई है। लेकिन इसके बावजूद यह माना जाता है कि शरद पवार के अंदर यह ख़ासियत है कि वे विपक्ष के नेताओं से अच्छे संपर्क रखते हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 2 मई को और आज के दिन उन्होंने उस इस्तीफ़े को वापस ले लिया। आखिर हम महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, उसे कैसे समझ सकते हैं? शरद पवार की राजनीति को कैसे समझ सकते हैं? क्या शरद पवार एक विश्वसनीय राजनेता माने जा सकते हैं? क्या उनकी राजनीति 2024 में देश की राजनीति को एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? इन्हीं सब प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में शरद पवार का इस्तीफ़ा देना और फिर काफ़ी कुछ सारे बहस मुहावसा चलना और पार्टी के अंदर की गतिविधियाँ होना, फिर वापस लेना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसी वापस ले लेंगे। एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। तो जब उनकी पार्टी की एकता संकट में फँसती है और खुद उनके ही परिवार के लोग उनकी बात मानना बंद कर देते हैं, अजित पवार लगातार ये बहुत प्रबल है उनके अंदर। यहाँ तक कि पहले भी वो जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, तब भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही गए थे। लेकिन बाद में वो वापस लौट आए और इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त रूप से मौजूद थी। दूसरे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में भी एक अघोषित सा संघर्ष है। हालाँकि वो उन्हें दादा कहती हैं, लेकिन वो उस तरह का संघर्ष है उसमें। और शरद पवार के सामने इस वक़्त संकट ये है कि वो अपनी पार्टी की एकता और अपने पार्टी के वजूद को कैसे कायम रखें। दरअसल वो जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के अच्छे दिन लगातार पीछे छूटे जा रहे हैं। अब वो बात नहीं रही जो किसी ज़माने में राष्ट्रवादी कांग्रेस में होती थी। महाराष्ट्र की राजनीति भी काफ़ी कुछ बदल गई है। अब कांग्रेस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी एक बड़ा दल है ही महाराष्ट्र में। दूसरे भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी प्रबल दल के रूप में उभरती जा रही है और शिवसेना के 2 हिस्से हो गए हैं। तो बहुत मुश्किल है कि शरद पवार पहले जैसा राजनीति पर में पहले ऐसी पकड़ बना पाएँ। आपने अभी टिप्पणी में कहा कि देश की राजनीति में बहुत से चाणक्य हैं और शरद पवार भी उनमें से एक हैं और शायद वरिष्ठतम चाणक्य हैं या उनकी जो चाणक्य नीति की क्षमता है उसको प्रधानमंत्री भी उसका लोहा मानते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाणक्य वो होता है जो अपने बारे में ना सोचकर किसी दूसरे के बारे में सोचे और दूसरी पार्टियों को प्रभावित कर सके। राजनीति की शतरंज पर दूसरे लोग क्या चालें चल रहे हैं, ये दरअसल उस चाणक्य की खूबी पर निर्भर होना चाहिए। शरद पवार के पास एक ज़माने में इस तरह की क्षमता थी। एक ज़माने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरकृष्ण सिंह सुरजीत के पास इस तरह की क्षमता हुआ करती थी। एक ज़माने में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नहीं रह गए और वो विपक्ष की एकता की लगातार कोशिश करते रहते थे, उस वक़्त उनके अंदर इस प्रकार की क्षमता समझी जाती थी। शरद पवार में भी एक वक़्त में इस प्रकार की क्षमता थी, लेकिन धीरे-धीरे उनकी वो क्षमताएँ घटती जा रही हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि देश की राजनीति बदलती जा रही है। अब शरद पवार के जिस तरह के संगठन हैं, जो मुख्य तौर पर एक प्रदेश का दल होता है। दूसरे प्रदेश में भी कुछ-कुछ कभी-कभी चुनाव लड़ते हैं और कुछ-कुछ हासिल करने की वजह से वो एक तकनीकी रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए थे। लेकिन अब धीरे-धीरे वो तमाम बातें खत्म होती जा रही हैं और शरद पवार की बहुत मुश्किल है कि वो उनके रहते हुए जब तक वो इस धरती पर हैं, बहुत उम्र हो चुकी है, स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। जब तक वो इस धरती पे हैं, उनकी पार्टी बनी रहे, अपनी प्रासंगिकता बनाए रहे, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं वो। जी, एक तो बात ये भी है कि शरद पवार की राजनीति में अगर हम पिछले 1 महीने में देखें तो कई तरह के ऐसी बातें सामने आती है कि लगता है कि वो विपक्ष की मुहिम की हवा निकाल रहे हैं। जैसे अडानी के मसले पर या फिर प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल जब उठा उसके मसले पर। तो क्या शरद पवार एक भरोसेमंद चेहरा है विपक्ष का या वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में डोलते रहते हैं? नहीं, ये ढुलमुलपन किसी नेता में और एक बुद्धिमान नेता में जो कि शरद पवार हैं, ये क्यों पैदा होता है? भाई एक तरफ तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप उनके बीच में चाहें तो एक एकताकारी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।
एक नेता को दूसरे नेता से जोड़ सकते हैं, आप सब नेताओं के विश्वस्त बन सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी राजनीति है उसके बारे में तय नहीं है, अविश्वसनीय हो गई ये राजनीति। उसके बारे में तय नहीं है कि वो आप क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। एक तरह से शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर से अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में मुलायम सिंह यादव गुजरे थे। आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह यादव ने संसद में अचानक खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला चुनाव जीतने की बधाई दे डाली थी। तो ये इस तरह की स्थिति में जब कोई नेता आ जाता है, तब फिर वो विपक्ष की एकता का एंकर बनने का सामर्थ्य खो देता है, जो शरद पवार खो चुके हैं। अब भी अडानी वाले मसले में उनका जो रवैया रहा और उसके बाद जैसा कि हम लोग पहले से अंदाजा लगा रहे थे, अडानी के साथ उनकी 2 घंटे लंबी बैठक हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घंटे में देश का एक बड़ा उद्योगपति, जो कि इस वक़्त बहुत ही विवादास्पद है, जिसके शेयर बुरी तरीके से शेयर बाजार में पिटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम अकाउंटिंग फ्रॉड के लिए और शेल कंपनियों के जरिए शेयरों की कीमत बढ़वाने के लिए जाना जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एक अभियान चला रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ शरद पवार की 2 घंटे तक बैठक होगी। जाहिर है कि अडानी ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि हम अपने शेयरों की कीमत किस तरह बढ़ाएं। अडानी ने उनसे ये भी नहीं पूछा होगा कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, हिंडनबर्ग के आरोपों का मुकाबला कैसे करें। उन दोनों के बीच में कोई राजनीतिक बातचीत हुई होगी और इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उन दोनों के बीच में क्या राजनीतिक बातचीत हुई होगी। हर बड़ा उद्योगपति अपने आप में एक राजनीतिक प्राणी भी होता है और अगर कोई राजनेता उस उद्योगपति के साथ में उसके संकट के दिनों में इस तरह की बैठक करता है और उस वक्त बैठक करता है जबकि वो पहले उसका वो समर्थन कर चुका होता है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजनेता किस मुकाम पर खड़ा है। जी, तो जैसा आपने कहा कि हर उद्योगपति के भीतर एक राजनेता या राजनीतिज्ञ भी होता है, तो शायद हर आजकल के दौर में हर राजनेता के भीतर एक उद्योगपति भी है। तो वही एक बड़ा कारण है जो शरद पवार की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाता है कई बार। मैं समझता हूँ कि राजनेता हर उद्योगपति के भीतर तो राजनेता होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राजनेता के भीतर अनिवार्यतः एक उद्योगपति बैठा हुआ हो। क्योंकि राजनेता और उद्योगपति के संबंध उद्योगपति की तरफ से अलग तरह के होते हैं और राजनेता की तरफ से अलग तरह के होते हैं। उद्योगपति तो हमेशा चाहता है कि राजनेताओं से अच्छे संबंध बनाए, लेकिन राजनेता कोई ज़रूरी नहीं है कि उद्योगपतियों से हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता हो। कभी-कभी वो अच्छे संबंध भी बनाता है, कभी-कभी उसके संबंध बिगड़ भी जाते हैं और अंततः कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो उद्योगपतियों से एक दूरी बना लेता है। जी। एक जो अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी स्थिति को देखें, तो पहले तो शिवसेना का 2 फाड़ हुआ। अब उसके बाद यह माना जा रहा है और बार-बार इसकी चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि अजीत पवार को भी आप अपने में मिला लें। तो क्या ये जो महाविकास आघाड़ी की जो स्थिति है, क्या वो इतनी अपराजेय है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक घबराहट है? क्या यह 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इनकी मजबूत स्थिति? देखिए, महाविकास अघाड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने जा रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो भूमिका है, ये भूमिका महाविकास अघाड़ी को कमज़ोर कर रही है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस में और उसके नेता शरद पवार के बीच में इस तरह का ढुलमुल नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? शरद पवार ने इस्तीफा दिया था, तो वहाँ पे लोग उनके इस्तीफा वापस लेने के नारे लगा रहे थे। ये सारा मामला क्या पहली नज़र में प्रायोजित नहीं लग रहा था? बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि शरद पवार इस्तीफे की बात कहकर और फिर इस तरह का आयोजन करवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल वो अपनी अपनी ही पार्टी के भीतर की लड़ाई में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और जब तक आपकी पार्टी के भीतर ही अगर आपकी आपकी बात नहीं मानी जाएगी और आपको सर्वमान्य नेता का दर्जा नहीं रहेगा, तब फिर आप दूसरी पार्टियों की राजनीतिक गतिविधियों को और उनकी राजनीतिक योजनाओं को कैसे प्रभावित करेंगे? एक और चीज़ है इसमें कि जैसे समाजवादी पार्टी के उदाहरण में दिखता है कि बजाय इसके कि अपने ही परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को अपने बाद सत्ता देने के, अपने पुत्र या अपनी पुत्री को जो सत्ता देने का मोह होता है, वो भी उस पार्टी को थोड़ा कमज़ोर बनाता है। जैसे कि शायद मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह को आगे बढ़ा सकते थे, पर उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया और लोग कह रहे हैं कि जो शरद पवार है, वो भी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि अजीत पवार को, जिनके पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है। तो इस परिघटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो परिवार आधारित पार्टियां हैं, वो हमेशा इस प्रकार के संकट का शिकार होती हैं। आज शिवसेना क्यों 2 हिस्सों में बँटी हुई है? सब लोग जानते हैं कि बाल ठाकरे राज ठाकरे को वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे। राज ठाकरे ने पूरी बाल ठाकरे की चाल-ढाल की, चेहरे-मोहरे की, बातचीत करने की
भाषण देने की, सब वो एक तरह से राज ठाकरे, बाल ठाकरे की प्रतिकृति थे। उनकी नकल में उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। काफ़ी उनसे प्रभावित लगते थे। लेकिन अचानक उन्होंने तय किया कि वो राज ठाकरे को नहीं, बल्कि वो अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाएँगे। तो उसी के बाद से शिवसेना के अंदर विभाजन के बीज पैदा हो गए थे और शिवसेना फिर बाद में 2 हिस्सों में विभक्त हो गई। तो ये तमाम समस्याएं, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? जब मुख्यमंत्री पद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को दिया, उसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के मंच पर आपस में चचा भतीजे के बीच में और दोनों पक्षों के बीच में जिस तरह जूतों में दाल बटी, मैं तो खुद उसका चश्मदीद गवाह हूं। जब वो बहस हो रही थी तो मैं आज तक पे उसको देख कर टीका टिप्पणी कर रहा था। वो एक दूसरे को क्या नहीं कह रहे थे वो लोग, तो बहुत ही भद्दा नजारा था। उसी वक्त लग रहा था कि ये पार्टी बहुत तेजी के साथ, इसका राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी के साथ गिरेगा, और उस वक्त उसका राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में गिरा भी। वो तो बाद में अभी पिछले विधानसभा चुनाव में इनका राजनीतिक ग्राफ थोड़ा सुधरा है। तो जो एक परिवार आधारित पार्टियां हैं, उसमें जो उत्तराधिकार का विवाद होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई निजी संपत्ति के बंटवारे का विवाद हो रहा हो। उसके पीछे राजनीतिक पार्टी दरअसल एक संपत्ति के रूप में उभरती है, एक प्राइवेट कैपिटल के रूप में राजनीतिक पार्टी उभरती है। और उसमें जो 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 उसका नेता होता है, जिसको जिसको वसीयत लिखनी है, जिसको दो पक्षों में बंटवारा करना है, दरअसल एक मकान तो है नहीं, इसको आप 2 हिस्से कर दें, कुछ कमरे किसी व्यक्ति को दे दें, कुछ कमरे किसी को दे दें, किसी व्यक्ति को अपना बैंक बैलेंस थमा दें, किसी को अपने शेयर थमा दें और इस तरीके से बंटवारा कर दें। राजनीतिक पार्टी तो अपने आप एक इकाई है, उसको 2 हिस्सों में बांट के नहीं मामले को ठंडा किया जा सकता है। तो उस वक्त उसकी देखना है उस नेता की, वो नेता किस तरीके से बहुत ज्यादा जो सक्षम व्यक्ति है उसको चुनने की बजाय वो उसको चुनता है, इससे उसका सबसे नजदीकी रक्त संबंध होता है, और उस चक्कर में सक्षम व्यक्ति की उपेक्षा होती है, और उसके बाद उस राजनीतिक पार्टी के विभाजन के बीज बो दिए जाते हैं। एक और जो चीज़ है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जनता दल सेक्युलर जैसे दलों में दिखती है, कि ये ऊपरी तौर पर खुद को भारतीय जनता पार्टी का विरोधी कहते हैं, पर एकदम उनका रवैया नरम होता है और एक समय आता है कि इनके जनाधार में क्षय होते रहता है। बहुजन समाज पार्टी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसका बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी में चला गया। हालाँकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मजबूत है। तो इस पूरी परिघटना से क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की दिशा में आगे बढ़ सकती है? देखिए, आप अगर इन पार्टियों को देखें तो आप पाएंगे कि इन पार्टियों के पास कोई आर्थिक विचारधारा नहीं होती है। किसी किस्म की किसी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट रूप से वो नहीं मानते हैं, और मानते भी हैं तो बहुत ढीले ढाले तरीके से उसके ऊपर चलते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस मामले में इन लोगों के पास क्या करें, क्या न करने लायक काम है, क्या करने लायक काम है, इस मामले में इनके पास कोई नैतिक मर्यादाएं नहीं होती हैं। इनका काम सीधे सीधे होता है कि अपनी कम ताकत से ज्यादा सत्ता में हिस्सेदारी की सौदेबाजी करना। इनकी ताकत कम होती है, कम जगह जीतते हैं, चुनाव जो निर्वाचन आधार है, वोटिंग आधार है, वो संकीर्ण होता है, लेकिन कुछ जीत जाते हैं और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में सत्ता में ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी के लिए ये हमेशा सौदेबाजी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इनकी पूरी राजनीति बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अवसरवादी किस्म की हो जाती है। कुछ तय नहीं होता ये किस तरफ चले जाएंगे, किसी को भी धोखा से दे सकते हैं, किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, या अचानक कुछ छोटे मोटे फायदों के लिए पूरा रवैया अपना बदल सकते हैं। इसलिए इनका कोई ठिकाना नहीं है, जी। और यही इनके पतन का कारण भी बनता है। एक आखिरी सवाल इस बात से संबंधित है कि आज जब शरद पवार ने अपना इस्तीफ़ा वापस लेने की बात की, तो कार्यकर्ताओं का आदर होने की बात तो कही ही, उसके साथ ही ये भी कहा कि उनके पास राहुल गांधी और सीताराम येचुरी का फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष की एकता बनाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप ये पद ना छोड़ें। तो क्या इस पूरी परिघटना से एक बार फिर से वो उस भूमिका को लेने की कोशिश करेंगे, जिसे आजकल नीतीश कुमार ले रहे हैं? देखिए, जब कोई नेता अनशन के ऊपर बैठता है, तो अनशन पे बैठते ही वो तय कर लेता है कि कौन आके उसे जूस का गिलास पिलाएगा अनशन तोड़ने के लिए। वो व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। ये सब मौका निकालने की, इसको फेस सेविंग फार्मूला कहते हैं,
इस प्रकार की जुगाड़ें हैं। इनसे ना मैं प्रभावित होता हूँ, ना आप मेरे ख्याल से प्रभावित होते होंगे और इससे कोई प्रभावित नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि ये सब एक तरह का आयोजन है। एक तरह का आयोजन है, एक तरह की नूरा कुश्ती है, जो कि दिखावे के लिए की जाती है। अपनी पार्टी के भीतर की समस्याएँ जो हैं, उनको हल करने के लिए उन्होंने ये युक्ति अपनाई थी और वो तो पहले से ही इस तरह के फ़ोन मँगवा लिए जाते, कहा जाता है कि भाई आप ज़रा फ़ोन कर दीजिए, तो लोग फ़ोन कर देते हैं उसको। सब लोग जानते हैं कि इस वक़्त विपक्ष की एकता की जो मुख्य गतिविधियाँ हैं, वो नीतीश कुमार चला रहे हैं। शरद पवार उन गतिविधियों को नहीं चला रहे हैं। और शरद पवार ने जिस तरीके से ढुलमुल 2 मसलों की वो ढुलमुलपन का परिचय दिया है, संयुक्त संसदीय समिति के मामले में ढुलमुलपन का परिचय दिया है, प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में ढुलमुलपन का परिचय दिया है, तब वो विपक्ष की एकता के सूत्रधार नहीं बन सकते। जी, तो आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और निश्चित रूप से जो बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर कोई राजनीति में चाणक्य है, तो वो एक महत्वपूर्ण सूत्रधार की भूमिका में होगा और वो ढुलमुल रवैया बहुत सारे बुनियादी मुद्दों पर नहीं रखेगा। शरद पवार जी हाल-फिलहाल के दौर में इस ढुलमुलपन का शिकार रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।